सोलो लेवलिंग सीजन 3 पार्ट 10 में आपका स्वागत है ओटाकूज। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिनो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुका था और वहां पर दुनिया भर के सारे हंटर आए हुए थे और वहां चाइना का 7 स्टार हंटर ल्यू जिगोंग भी होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब जिन्हों अपनी सीट पर बैठने के लिए चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी हंटर सिर्फ जिन्हों के बारे में बात कर रहे होते हैं। हर कोई कह रहा होता है कि उसने थॉमस आंद्रे को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और आज इस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हो सका। इसके बाद सभी हंटर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी स्टेज पर एक डॉक्टर आता है जिसका नाम ब्लेजर होता है और वह कहता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा कैट दिखाई दे रहे हैं और मॉन्स्टर भी अब बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। और वह कहता है कि इतना ही नहीं, हमने आसमान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी भी डिटेक्ट की है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मैजिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और ये अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर बना रही है जिसे हमने मैजिक स्फीयर कह रहे हैं। पूरी दुनिया में केवल 9 जगह पर मैजिक स्फीयर डिटेक्ट हुए हैं और इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक स्फीयर साउथ कोरिया के आसमान में डिटेक्ट किया गया है। तो जिन्हों सोचता है कि सिर्फ 9 ही जगह पर क्यों, क्या यह इन 9 मोनार्च को तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। और इसके बाद माइकल स्टेज पर आता है और वह डॉक्टर से कहता है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई हो तो मुझे भी कुछ अर्जेंट अनाउंसमेंट करना है। उसके बाद माइकल सभी हंटरों को क्रिस्टोफर रेड के बारे में बताता है कि किसी ने उसे मार दिया है। यह खबर सुनकर सभी हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई नेशनल लेवल हंटर को कैसे मार सकता है और वे आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या यह उसी हंटर का काम है जिसने कल थॉमस आंद्रे के साथ लड़ाई की थी। मतलब कि वे जिनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी माइकल कहता है कि हमें इस आदमी पर शक है कि इसने क्रिस्टोफर को मारा है और वह जिनों के फादर की फोटो दिखाता है और उनकी फोटो देखकर हर कोई हंटर बात करने लगता है। हो तो इसके पीछे हंटर जिनों का हाथ नहीं है, लेकिन इस फोटो का चेहरा यहाँ बैठे एक हंटर से काफी मिलता जुलता है और वे पीछे मुड़कर जिनों का चेहरा मैच करने की सोच रहे होते हैं। लेकिन उन्हें पीछे से जिनों का ऑरा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वे अपना सिर पीछे नहीं मोड़ पा रहे होते हैं और वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है, सभी एशियन का चेहरा एक जैसा ही होता है। और फिर माइकल जिनों के फादर के बारे में सारी डिटेल्स देता है कि वह डंजन में कैसे मिले और उन्होंने क्या क्या किया। और वहाँ बहुत सारी क्लिप्स भी चलाता है, जिसमें से एक क्लिप में डोंगसुन की लड़ाई का टाइम होता है। जिन्हों नोटिस करता है कि उसके फादर कुछ कह रहे हैं, वह ध्यान से समझने की कोशिश करता है और तब उसे पता चलता है कि वह डोंगसुन को धमकी दे रहे होते हैं और वह कहते हैं कि अगर तुमने गलती से भी कोरिया में कदम रखा तो तुम अपनी मौत के बाद भी चैन नहीं पा सकोगे। और यह सुनकर जिन्हों तुरंत ग्रिड को कंफर्म करने के लिए बुलाता है और ग्रिड कहता है, हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही सच है, यह आदमी आपके फादर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उस टाइम वहाँ मौजूद बाकी लोगों में पूछने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन चाइना का 7 स्टार हंटर लुई सीधा माइकल से पूछता है कि एस सस्पेक्ट का जिन्हों के साथ क्या रिलेशन है। और अब जब उसने पूछ ही लिया था तो माइकल को बताना ही पड़ता है कि इन दोनों के बीच में फादर सन का रिलेशन है, जिसके बाद सभी हंटर हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर लुई सीधा जिन्हों से पूछता है कि अगर यहाँ सस्पेक्ट वाकई में तुम्हारे मिसिंग फादर हुए और सभी हंटर उसे मारने के लिए पीछे पड़े तो तुम क्या करोगे। जिन्हों कहता है कि हंटर का काम होता है मॉन्स्टर का हंट करना, अगर वह वाकई में एक मॉन्स्टर है तो मैं खुद उनका हंट करूंगा, लेकिन अगर वह सिर्फ मेरे फादर है और मॉन्स्टर नहीं तो मैं उन सभी हंटरों का हंट करूंगा जो उनके पीछे जाएंगे। मैं किसी भी हाल में अपने परिवार की सुरक्षा करूंगा, भले ही मुझे दुनिया के सभी हंटरों से लड़ना क्यों ना पड़े। इसके बाद मीटिंग खत्म होती है और हमें एडम और जिनू को साथ में देखते हैं और वह जिनू से पूछता है, क्या आप वाकई में वही मतलब रखते हैं जो आपने अंदर कहा। जिनू कहता है, हाँ बिल्कुल। तो एडम कहता है कि अंदर कुल 500 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थे और वे अलग अलग 120 देशों से आए थे और उनके सामने इतना बड़ा बयान देने की हिम्मत सिर्फ 2 ही लोगों में है। तो जिनू पूछता है कि वह दूसरा आदमी कौन है। तो एडम कहता है, वह हंटर अभी हॉस्पिटल में है। मतलब कि वो हंटर थॉमस की बात कर रहा होता है और वे जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हंटर लियो आता है और वह चाइनीज में कुछ कहने लगता है। तो जिनू एडम से पूछता है कि यह क्या कह रहा है। तो एडम ने ट्रांसलेट करके बताता है कि बेसिकली वह वहाँ जिनू की तारीफ करने के लिए आया था, उस लड़ाई के लिए जो उसने जापान में जाइन मॉन्स्टर के साथ की थी। अगर आपको याद ना हो तो एक मॉन्स्टर चाइना चला गया था जिसे लुई ने मारा था। तभी से वह जिनू के बारे में जानने में क्यूरियस था कि वह कितना स्ट्रांग है, जो उसे अब थॉमस आंद्रे की लड़ाई के बाद पता चल गया था। और वह जाने से पहले जिनू से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वह सस्पेक्ट एस आपका फैमिली मेंबर ना हो, क्योंकि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर माइकल वहां आता है और जिनू को लेडी सेलनर के पास ले जाता है। लेडी सेलनर को देखकर जिनू कंफ्यूज हो जाता है कि उसे वहां दोबारा क्यों बुलाया गया। तो लेडी सेलनर क्रिस्टोफर रेड वाली घटना बताती है कि कैसे उसने एक सपना देखा था और वह क्रिस को वार्निंग देने गई थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी जान गंवा दी। जिनू कहता है, क्या आप मुझे भी वार्निंग देने आई हैं। जिस पर लेडी सेलनर कहती है, नहीं, मैं आपको सभी हंटर की प्रोटेक्शन करने के बोलने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हंटर मरने वाले हैं
और केवल आप ही उन्हें बचा सकते हैं। और फिर वह कहती है कि मुझे आज भी वह दिन याद है, और जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मैंने आप में एक एंडलेस पावर देखी, और जैसे ही वो पावर देखी तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा कि वापस चले जाओ और वॉर की तैयारी करो। जिस पर जिन्नू कहता है कि आप मुझे सभी हंटरों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों कह रही हैं, यहाँ और भी तो बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हैं। जिस पर माइकल कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ था जब लेडी सेल्डनर ने आपसे हेल्प मांगने को बोला था, लेकिन कल थॉमस आंद्रे के साथ लड़ाई देखने के बाद हमारा माइंड चेंज हो गया है, और इस काम के बदले में हम कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो काम इसका रूइन स्टोन ही क्यों ना हो। जिसके बाद जिन्नू भी तैयार हो जाता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ कॉन्फ्रेंस में आए हुए हंटरों के लिए पार्टी रखी गई थी। जिन्नू भी वहाँ जाता है और वहाँ जिन्हो भी आया हुआ था, और वहाँ पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, और वहाँ दोनों भाइयों का अब एक छोटा सा रियूनियन होता है। और जिन्हो काफ़ी फेमस हो गया था, और कुछ देशों के गिल्ड जिन्हो के साथ बिजनेस करना चाहते थे, तो जिन्हो उन्हें हैंडल कर रहा था क्योंकि वह वाइस चेयरमैन था। और यहाँ एडम जिन्हो के लिए एक लिस्ट लाता है जिसमें उन हंटरों के नाम थे जो खतरे में हो सकते हैं, जिन्हें लेडी सेलेनर ने बचाने के लिए कहा था। और जिन्हो देखता है कि इस लिस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के नाम लिखे हैं, जैसे कि थॉमस आंद्रे, हंटर लियो, सिद्धार्थ बच्चन और भी ज्यादा। तो जिन्हो सोचता है कि उसे इतने सारे हंटरों के नाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए वह वहाँ खड़े सभी हंटरों के अंदर अपने शेडो सोल्जर डाल देता है, ताकि फ्यूचर में अगर उनकी जान खतरे में हो तो वह तुरंत उनके पास जा सके। और वैसे भी लिस्ट में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ही थे, तो इसका एक और फायदा था कि जिन्हों को यहाँ पता चलता रहे कि उसका कौन दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। और तभी उस हॉल में कोई जिन्नू का नाम पुकारता है। जिन्नू देखता है कि थॉमस आंद्रे वहाँ आया हुआ है, और वहाँ जिन्नू के करीब आता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वह कहता है कि मैजिक पावर की वजह से यह मेरा हाथ इतना बुरी तरीके से डैमेज हो गया है कि डॉक्टर ने कहा है कि यह हाथ कभी भी बुरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मैं समझ गया हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो, और तुम चाहते तो लड़ाई के बाद मेरी पूरी गिल्ड को खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने डोंगसुंग को छोड़कर मेरी गिल्ड के किसी भी मेंबर को नहीं मारा, जो इस लड़ाई के पीछे की वजह भी था। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो जिन्हों कहता है कि क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था जिसकी सजा मौत हो। यह सुनकर थॉमस कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और वहाँ से जाने लगता है। और जाने से पहले वह कहता है कि हम डोंगसुंग के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि उसने जो कुछ भी किया वह उसके लिए मरने के लायक ही था, लेकिन प्लीज हमें उसका ठीक से फ्यूनरल करने देना। और फिर थॉमस आंद्रे जिन्हों को फ्यूचर के लिए डिनर के लिए इनवाइट करता है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दरअसल थॉमस आंद्रे जिन्हों से काफी इम्प्रेस हो गया था कि उसने उसके दूसरे गिल्ड मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर थॉमस की मैनेजर जिन्हों के पास आती है और उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने लगती है, और कहती है कि मेरे मास्टर आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हो तो प्लीज बताएं। तो जिन्हों कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी मैनेजर कहती है, प्लीज़ मेरे मास्टर के लिए, आपने उनके लिए इतना कुछ किया तो उन्हें एक छोटा सा एहसास चुकाने का मौका दें, और आप जो भी चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं। तो जिन्हों कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक डेगर मेरा काम आएगा। इसके बाद थॉमस की मैनेजर भी चली जाती है। इसके बाद सीन साउथ कोरिया शिफ्ट होता है, और जहाँ चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और वो अपने हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं कि कुछ दिनों से उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। वह सोच रहे होते हैं कि यह सब वर्कलोड के कारण हो रहा है। डॉक्टर ने भी उन्हें कहा था कि अगर आप इसी तरह से काम जारी रखेंगे तो अगले 6 महीने में आपकी जान भी जा सकती है। और वहाँ यह सब सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें तभी अचानक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है, और वहाँ देखते हैं कि उनके सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठा है, और वहाँ शौक रह जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। और हम देख सकते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्च होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।